Welcome to Physics Aboard. This is first lecture on force and laws of motion. सबसे पहले समझेंगे फोर्स किसे कहते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स को आप बहुत शुरू से डिफाइन करते आ रहे हैं कि इट इज़ पुश और पुल। इट इज़ पुश और पुल। लेकिन अभी एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मान लीजिए एक फुटबॉल का ग्राउंड है और ये फुटबॉल अभी खेल शुरू होने वाला है और एक फुटबॉल प्लेयर अभी वो बॉल अभी रेस्ट में है और उसे जस्ट शुरू करने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ उसका जो साथी है वो खड़ा हुआ है जिसको वो बॉल पास करना चाह रहा है, उसका टीम मेट है। तो इसने क्या किया, अभी रेस्ट में रखे हुए फुटबॉल को जस्ट हल्का सा पुश कर दिया। ठीक है, स्लो मूविंग ये फुटबॉल अब क्या जा रहा है, दूसरे जो फुटबॉल मेट है, टीम मेट है उसका, उसकी तरफ चला गया और उसने वहाँ से फिर से पास कर दिया और इस बार ज़ोरदार किक मारकर पास किया अपने एक और टीममेट को। उसने बॉल को फिर से रोक लिया यहाँ पे। ठीक है, पहले तो बॉल यहाँ आया और यहाँ से उसने क्या किया, फास्ट किक किया था, इसलिए बॉल क्या हो रहा है, फास्ट मूविंग जा रहा है। ठीक है, और इसने इस टीममेट ने जैसे ही रिसीव किया उसने एक ज़ोरदार किक से यहाँ जो गोल पोस्ट है, ऑलरेडी गोल पोस्ट के अंदर मारने की कोशिश किया और वहाँ क्या है, गोलकीपर पहले से खड़ा हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, एक ज़ोरदार किक मारा और यहाँ जाकर गोलकीपर ने उसे रोक लिया। ठीक है, अब आप देखिए फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल है, एक प्लेयर जो कि फुटबॉल रेस्ट में रखा हुआ है उसे किक करता है, स्लो मूविंग हल्का सा किक करता है और वो पास ऑन करता है दूसरे प्लेयर के पास। वो वहाँ उसे रोक लेता है और रोकने के बाद एक ज़ोरदार किक मारता है और यहाँ से वो बहुत फास्ट मूविंग यहाँ जाता है और वो मूव करते हुए में एक ज़ोरदार किक मारता है फुटबॉल पे और वो गोल पोस्ट की तरफ मारता है जहाँ गोलकीपर ऑलरेडी खड़ा हुआ है और वो बॉल को पकड़ लेता है। कितने सारे कंडीशन आ गए इसमें। किक मारा, स्लो, रेस्ट में था, मूव करने लगा। ठीक है, यानी रेस्ट से किस चीज़ में आ गया, वो मोशन में आ गया। स्लो मूविंग है तो रेस्ट से किस चीज़ में आ गया, फुटबॉल मोशन में आ गया, यानी उसके स्टेट में चेंजिंग आ गई। अब ये मूविंग जा रहा था, इसने क्या किया, उसे रोक लिया। इस फुटबॉल मेट ने, इस जो टीम मेट ने उसे रोक लिया फिर से क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। कैसे, मोशन से रेस्ट में आ गया। ठीक है, अब इसने फिर से इसे ज़ोरदार मारा, स्पीड क्या हो गई, फास्ट मूविंग हो गई और वो चलते हुए में फुटबॉल को यहाँ से रिसीव करते हुए में, मतलब रोकता नहीं है, उससे डायरेक्शन दे देता है। तो पहला देखिए ये डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया और फिर फाइनली डायरेक्शन चेंज हो गया। फास्ट मूविंग था, यहाँ और भी फास्ट मूविंग हो गया, बहुत तेज़ी से उसने चेंज कर दिया और किक ज़ोरदार मारा लेकिन इसने फिर से रोक लिया। सो क्या हो गया, मोशन से फिर से रेस्ट में आ गया। कई सारे सिचुएशन आपको दिखने को मिल गए। ठीक है, तो क्या हुआ, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। अभी स्लो मूविंग था यहाँ से यहाँ तक और इसने रोक के ज़ोरदार मारा, स्पीड फास्ट हो गया और इसने रोका नहीं, उसी के डायरेक्शन को चेंज करके ज़ोरदार किक मारा और उसने फिर से वहाँ पहुँचा दिया और गोलकीपर ने उसे क्या किया, रोक लिया कंप्लीटली। क्या हो गया वहाँ पे, फिर से मोशन से रेस्ट में आ गया। डायरेक्शन कई बार चेंज हो रहा है, स्पीड कई बार चेंज हो रही है, रेस्ट मोशन, मोशन रेस्ट, और स्पीड भी स्लो से फास्ट होती चली जा रही है।
उसी तरह एक दूसरा सिचुएशन है, आप टूथपेस्ट का ट्यूब ले लें, ठीक है। ट्यूब लेकर उसे स्क्वीज़ करते हैं जब आप, तो स्क्वीज़ करने पर ये चिपकता है। स्क्वीज़ करने का मतलब है आपने फोर्स लगाया है, ठीक है। हो सकता है आपने दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया हो, उस पर अप्लाई कर दिया हो। जैसे ही आप स्क्वीज़ करते हैं टूथपेस्ट बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। और ये शेप दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। मतलब स्क्वीज़ होने के बाद ये शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। क्या हुआ, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई करके शेप को चेंज कर दिया। क्या हो गया, चेंज इन शेप हो गया ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, शेप में भी चेंज कर दिया आपके। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ आपने शेप में चेंज कर दिया। यहाँ पर आपने स्पीड को चेंज किया, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, और भी फास्ट मूविंग था और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया। स्लो मूविंग था उसको पहले फास्ट किया और फिर और भी तेज़ कर दिया। यानी स्पीड की भी चेंजिंग आप करते जा रहे हैं। न जाने फोर्स के ऐसे और भी कितने एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो फोर्स को अब जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी which when applied upon any object either changes the state, कौन सा स्टेट, रेस्ट या मोशन का ऑब्जेक्ट। रेस्ट है तो मोशन में सेट कर देता है, मोशन है तो रेस्ट में सेट कर देता है, ठीक है। सो इधर चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड इट्स डायरेक्शन its shape etc, ठीक है। इसके अलावा भी डायरेक्शन और शेप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी चीज़ की बनावट को कंप्लीट चेंज कर दे। देयरफॉर मैंने etc लिख दिया है। और एक चीज़ और है, मैंने यहाँ इधर वर्ड का यूज़ किया है, इसके साथ और का यूज़ होना है। और tends to do so, tends to do so, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चेंज आएगा तभी फोर्स अप्लाइड होगा या फोर्स माना जाएगा। इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन अप्लाइड अपॉन एनी ऑब्जेक्ट इधर चेंजेस द स्टेट, रेस्ट और मोशन एंड इट्स डायरेक्शन, इट्स शेप etc और टेंड्स टू डू सो। जैसे एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, और आप उसे धक्के मारकर हटाना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है आपके लिए कि आप इस इतने बड़े पत्थर के टुकड़े को आप हटा देंगे? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आपने फोर्स अप्लाई कर दिया है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक दीवार है, वॉल है, ठीक है। आप इस पर लगातार क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है। क्या आप इस दीवार को हटाने में कामयाब हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। इवन आप बहुत ज़ोर से भी इस पर फोर्स लगाएंगे, इस स्टोन पे, ठीक है, तो भी आप क्या करेंगे, इसके शेप को नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ वॉल को भी आप नहीं उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ब्रेक लगी हुई कार है, ठीक है, बिल्कुल ब्रेक लगी हुई है, और आप चाह रहे हैं कि उसको धक्के मारकर आप आगे बढ़ा दें।
क्या आपके लिए पॉसिबल है? आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज़ोर से जर्क मारेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ये बहुत हल्का सा जर्क इसमें फील हो जाए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगी चूँकि ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं किया है। देयरफॉर अगर आप ऐसा करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं, कैसा? जब स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं या शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो भी क्या होगा? फोर्स माना जाएगा, ठीक है। इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन अप्लाइड अपॉन एनी ऑब्जेक्ट इधर चेंजेस द स्टेट कौन सा? रेस्ट या मोशन का, और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो या शेप को चेंज कर देते हो, या ऐसा करने की आप कोशिश भी करते हो, तब वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ये क्या है? एक इनविजिबल एंटिटी है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं दिखती है तो सिर्फ फील की जा सकती है कि फोर्स लग गया है, और उसके एप्लीकेशन के कारण जो चेंजेस आते हैं उनको आप सिर्फ देख पा सकते हैं, ठीक है। और ये फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। सो डायरेक्शन नोन होगा। आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव करेगा, ठीक है। सो डायरेक्शन आपको पता होगी फोर्स में। देयरफॉर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट जो होगी वो न्यूटन कहलाती है। इन द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट आइजक न्यूटन, ठीक है। सो इसे शॉर्ट में एक लेटर एन से डिनोट करते हैं। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स, सो डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, व्हेन सम ऑफ all the forces acting upon any object is zero, ठीक है। sum of all the forces acting upon any object is zero, then it is called balanced force, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे सारे फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कई साइड से फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, F5, F6 etc, न जाने कितने और भी फोर्सेस। तो क्या कह रहा है कि अगर सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो के बराबर हो जाए, यहाँ पर मैंने 6 अलग अलग फोर्सेस को लिया है, अगर सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो के बराबर हो जाए देन इसे क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हों, जैसे F2 F5 के अपोजिट लग रहा हो, F1 F3 के अपोजिट लग रहा हो, और F6 F4 के अपोजिट लग रहा हो और इक्वल हो, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, F2 के ठीक अपोजिट लग रहा है F5। इकट्ठा कर लीजिए ऐसे सारे फोर्सेस को, F1 और F3 को एक साथ लिखिए, क्योंकि वो
एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है और इक्वल है, ठीक है। मैं सबको एक साथ कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, क्या है F6 और F4, और उससे पहले क्या है F2 एंड F5, F2 प्लस F5, ठीक है। और बच गया आपका कितना, F3 नोनो, F4 एंड F6, ठीक है। अब मैंने कहा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। मान लीजिए ये 3 न्यूटन यहाँ और F1 भी 3 न्यूटन, ठीक है। F6 5 न्यूटन मान लेते हैं और ये भी 5 न्यूटन, और इसे मान लेते हैं 10 न्यूटन और इसे भी मान लेते हैं 10 न्यूटन। चूँकि अपोजिट फोर्स को नेगेटिव साइन के साथ दिखाना है उसके डायरेक्शन को, देयरफॉर F1 देखिए कितना है आपका 3 न्यूटन और उसके अपोजिट F3 -3 न्यूटन, ठीक है। और F2 ये देख लीजिए 10 न्यूटन है और उसके अपोजिट कौन जा रहा है, -10 न्यूटन F5, ठीक है। और उसी तरह F4 देखिए कितना है आपका, F4 5 न्यूटन और ये -5 न्यूटन। क्या ये कैंसिल आउट हो गया, सब 0 हो गया, ठीक है। सो LHS RHS के बराबर हो गया, ठीक है। सो अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 के बराबर हो जाएं तो वैसे फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसके बारे में आगे जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि बैलेंस्ड फोर्स होने का क्या मतलब होता है। अब आइए अनबैलेंस्ड फोर्स यहीं पर कर लेते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन, और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, सम को सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जैसे 6 फोर्सेस लिए हैं मैंने, तो इसको सिग्मा लेटर से सम को ऐसे डिनोट करते हैं, ये देखिए, ठीक है। और कितने फोर्सेस लिए हैं आपने, n = 1 to 6 और ये हो जाएगा Fn दैट इज इक्वल टू 0। ये भी लिखने का एक तरीका है, ठीक है। सो जितने भी फोर्सेस होंगे आप वहाँ से शुरू करेंगे और जितने आपने टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस लिए हैं वहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ n लगा देंगे, सो दैट आप चेंज कर करके लिख सकते हैं। जनरली हम लोग 9th में इस लेवल पर सिर्फ फोर्स लिखते हैं F से, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हैं, ना कि अकेला कोई फोर्स है। अगर अकेला फोर्स भी लेंगे तो यही लिखते हैं, और अगर सभी को एक साथ लिखते हैं तब भी यही लिखते हैं। क्योंकि अभी सम या बैलेंस और अनबैलेंस में इतने सारे फोर्सेस को एक साथ लेकर इस लेवल पर हमें नहीं चलना है। बट ध्यान में ये रखेंगे कि अगर सिंगल भी लिखते हैं तो कोई एक सिंगल फोर्स की बात करते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे फोर्सेस को अकेले डिनोट करते हैं और उसका ये मतलब होता है, ठीक है। अगर इसको इन जनरल लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, n = 1 to m Fn, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 फोर्सेस लिए थे, देयरफॉर 1 to 6 लिखा था, लेकिन आप चाहें तो जितने नंबर ऑफ फोर्सेस लेना चाहें ले सकते हैं। सो अगर ये लिखा हुआ रहे ना तो आप समझ जाएंगे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और अगर सिंगल फोर्स की बात कर रहा हो तो सिंगल ही फोर्स होगा वहाँ पर, ठीक है। अब आइए अनबैलेंस्ड फोर्स पे बात करते हैं। सब कुछ वैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अनबैलेंस में क्या होगा, व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, ठीक है। कहीं भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेंज कर लीजिए इसमें,
ये 3 न्यूटन आपने लिया था, इधर से 5 न्यूटन कर दीजिए। 10 न्यूटन लिया था, इधर से 12 न्यूटन कर दीजिए। इधर से 5 न्यूटन लिया था, इधर से 6 न्यूटन कर दीजिए। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, ठीक है। सम जो है 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इनिशियली ही 6 अलग अलग फोर्सेस ले लिए, तो एग्जांपल के थ्रू मैंने वैसे समझा दिया कि अगर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से, आप चाहें तो 5 लेकर, 4 लेकर, 3 लेकर, 10 लेकर, 9 लेकर, कितने भी चाहे फोर्सेस को लेकर आप उसे डील कर सकते हैं। अब क्या है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अब आप इसको चेंज करके देख लें यहाँ से, ठीक है। सारे वैल्यूज़ को पुट कर दें। F1 देखें कितने के बराबर आपने लिया हुआ है, ये F1 5 न्यूटन के बराबर लिया हुआ है, ठीक है, 5 न्यूटन। F3 कितना लिया हुआ है, 3 न्यूटन, जस्ट अपोजिट है F1 के, देयरफॉर ये 3 न्यूटन, ठीक है, प्लस निगेटिव साइन के साथ। F2 कितना है, F2 12 न्यूटन लिया हुआ है, और उसके अपोजिट F5 है 10 न्यूटन लिया हुआ है, ठीक है। अब आइए F4, F4 कितना लिया हुआ है आपने, F4 5 न्यूटन है, और उसके अपोजिट F6 है, दैट इज 6 न्यूटन, ठीक है। तो अपोजिट फोर्सेस आपने लिख लिए, 5 ये सब्ट्रैक्ट हुआ 2 न्यूटन, और ये कितना हो गया, ये भी 2 न्यूटन, और वहाँ -1 न्यूटन, ठीक है। कितने के बराबर हो गया, 2 + 2, 2 + 2 4, -1 कितने के बराबर, दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशनल है, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ले लिया है, किसी को भी कहीं से ले लिया अपोजिट दिखाने के लिए। लेकिन जब आप कभी भी इसको प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो आपको वेक्टर के लॉज को यूज़ करना पड़ेगा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से उसे पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ इस रिप्रेजेंटेशन में, ये बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा कि किसको मैंने अपोजिट मान लिया है किसी को, इसलिए मैंने वैसा लिख दिया है। जैसा F4 यहाँ पर 5 न्यूटन, आप चाहें तो पहले F6, चूँकि इधर से आप लिखते जा रहे हैं तो पहले F6 लिख लें, 6 न्यूटन - 5 न्यूटन भी हो सकता है उस केस में। सो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब आइए, जब आप उसको सबको जोड़ेंगे तो इक्वल नहीं है वो 0 के, देयरफॉर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन मतलब यही रहेगा कि अगर एक F से डिनोट करते हैं, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को एक फोर्स से आप एक F से डिनोट कर रहे हैं। अगर सिंगल फोर्स है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हो गई। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। वो रस्सी खींचने वाला एक खेल टग ऑफ वार कहलाता है। दोनों तरफ इक्वल नंबर्स ऑफ प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो रस्सी खींचने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ प्लेयर्स को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अपने प्लेस से या सर्कल से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि इधर से जो नेट फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, इधर से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, और इधर से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है दैट इज नेट फोर्स, ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है। दोनों मान लीजिए ये F1 नेट और ये F2 नेट, ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, F1 नेट एंड F2 नेट जो है वो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है और 0 के इक्वल कर दे रहा है। देयरफॉर ये टग ऑफ वार में दोनों एक दूसरों को अपने सर्कल से नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन कोई एक भी थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगा देगा, अगर F1 ही ज़्यादा फोर्स लगा दे F2 से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, F1 यानी नेट नहीं लिखकर मैं सिंपली लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब क्या हो गया,
अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, क्योंकि सम इक्वल टू 0 नहीं है और ये ज़ोर से खींच देगा और ये सर्कल से बाहर आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में क्या फ़र्क है। ये जो मैं नेट या रिजल्टेंट इन सब को लिख सकता हूँ। सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को नेट फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्सेस भी बोलते हैं। मैं पहले ही से कहते आ रहा हूँ कि अगर ये लिखा जाता है मतलब एक तरफ के सारे फोर्सेस, और ये जब लिखा जा रहा है तो दूसरी तरफ के सारे सम ऑफ द फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये आप कार ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, ये कार आप ड्राइव कर रहे हैं, तो कार किस चीज़ पर चल रही है? ये एक सड़क पर चल रही है। ये फ्रिक्शनल फोर्स टायर एंड रोड के बीच में लग रही है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच में लग रही है? टायर और रोड के बीच में। ठीक है, तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स, मैं इसे एफ लिख रहा हूँ, अगर लेस है इंजन के फोर्स से, यानी कार के इंजन के फोर्स से, तो ये क्या है? मूव करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इट विल मूव फॉरवर्ड, इट विल मूव फॉरवर्ड, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स, आपने इंजन की जो एक्सेलरेशन है वो कम कर दी है या स्लो डाउन कर दी है, तो क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और कार के जो इंजन की फोर्स है उससे ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले कार स्लो डाउन होगी और फिर क्या हो जाएगी? उसके बाद स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता तो अगर आप कार और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का जो फोर्स है उसको बैलेंस कर देते तो इक्वल हो जाता और आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार मूव करता तो ये मूव करता चला जाता। कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग फॉर एवर। ठीक है, यानी अगर फोर्स बैलेंस हो जाए तो अगर चल रहा है तो चलता ही चला जाएगा। आइए देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का पहला गति का नियम। स्टेटमेंट ये है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट is at rest, then it remains in the state of rest, and if it is in motion, then continues in the state of uniform motion। ठीक है, इस बात पर ख़ास ख्याल देना है कि ये मोशन यूनिफॉर्म होता है, कोई भी मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इफ इट इज़ इन मोशन देन कॉन्टिन्यूज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक रहेगा रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में? अनलेस any unbalanced force
unbalanced force is applied upon it, it कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट में रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? अनलेस एनी अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड अपॉन इट। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में क्लियरली बता चुका हूँ। जब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब फोर्सेस के सम इक्वल टू ज़ीरो नहीं होते हैं तब उसे अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मेरे जो टीचर थे वो इसे हिंदी में ऐसे समझाते थे इस स्टेटमेंट को कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर की अवस्था में बनी रहती है, और यदि गतिमान है तो वो गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल आरोपित न हो जाए। क्लियर है? सो ये उसी का इंग्लिश वर्जन है कि ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। चलती रहने का मतलब क्या? यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी स्पीड में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मानकर चलिए आप किसी कार में बैठे हुए हैं और ये कार सड़क पर चल रही है। ठीक है, ड्राइवर ने इसके एक्सेलरेटर को फिक्स कर रखा है, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि टायर और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगता है जो इसके मूवमेंट को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, और इंजन के कारण इसमें एक फोर्स लग रहा है ऐसे। तो क्या है ये? अगर इंजन के कारण फोर्स लग रहा है तो ये अपोज कर रहा है, तो उसकी अपोजिंग के जो फोर्स है, ये फ्रिक्शन का फोर्स जो अपोज कर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इसने क्या कर रखा है? एक्सेलरेटर को फिक्स पॉइंट पर बना के रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर ये जिस वेलोसिटी से चल रही है तो चलती ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेटर दबा के पकड़े हुआ एक फिक्स पॉइंट पर, उसके कारण जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये फोर्स F है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, दोनों को अगर मिला दें तो वो ज़ीरो के बराबर हो गया। यानी बैलेंस्ड फोर्स जब तक लग रहा है तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्टेट को, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहती है, और अगर मोशन में है तो उसी मोशन से, यानी यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। इससे रिलेटेड और भी एक्सप्लेनेशन आगे, इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन दूंगा जब आप पढ़ लेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये बड़ा सा स्टोन है। ठीक है, ये रखा हुआ है बहुत बड़ा स्टोन, और आप चाहते हैं कि इसको अकेले इस पर धक्का लगाकर इसको बढ़ा दें। फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये बढ़ जाएगा आगे? नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसको एकदम स्टैटिक मेंटेन रखे हुआ है। अब मान लीजिए दो आदमी लग गए और दोनों फोर्स लगाना शुरू किए। ठीक है, 3 लग गए, 4 लग गए, 5 लग गए, लगाते चले गए, और एक टाइम में ऐसा आया कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? इस फ्रिक्शन फोर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब है कि वो जो अपोज कर रहा था वो अब ज़ीरो के बराबर नहीं रह गया। तो यही तो है, जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यही तो कह रहा है कि असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स जब आप लगा देंगे तब अगर वो रेस्ट में है तो हो सकता है मोशन में आ जाए, मोशन में है तो हो सकता है रेस्ट में आ जाए। अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो हो सकता है आप उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर दें, स्लो डाउन कर दें, या और भी ज़्यादा फास्ट कर दें। ओके, अब ये जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, वो आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। कभी कभी आप जब स्टडी में बिल्कुल रेस्ट में आ जाते हैं तो उसी हालत में बने रहते हैं। रेस्ट है, नहीं पढ़ रहे हैं, और एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम आता है
आपको क्या है, एग्ज़ाम ने एक फोर्स लगाया आपके ऊपर कि पेपर्स हैं, ठीक है, वो एक क्या है आपके माइंड में गया और उसने क्या किया, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। तो क्या हुआ, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या होता है, एकदम इमीडिएट जब पढ़ते हैं हो सकता है कभी कभी उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाए और कभी कभी नहीं भी मिले। लेकिन कुछ लोग हैं जो यूनिफॉर्मली स्टडी करते चले जा रहे हैं, लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा आता है। उनके साथ भी एक्सटर्नल फोर्सेस कभी कभी काम करता है। जैसे जब उसका रिजल्ट कंसिस्टेंटली अच्छा आने लगता है तो क्या होता है, पीयर ग्रुप, फ्रेंड सर्कल उसको इतनी तारीफ़ें करता है, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। और होते होते क्या होता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स उसको लगता है कि यार हम अच्छे हैं, कम भी स्टडी करेंगे तो अभी हम मेंटेन रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स उसके स्टडी को स्लो डाउन करा देता है। और उल्टा भी हो सकता है, उसको और प्रेज मिलने से हो सकता है कि वो और मेहनत करे, यार और तारीफ़ मिलनी चाहिए मेरे इस रिज़ल्ट को या मेरे परफॉर्मेंस को। तो क्या होता है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड एक्सटर्नल फोर्स मिलने के कारण जो तारीफ़ के थ्रू मिली थी उससे और वो इंस्पायर होता है और ज़्यादा स्टडी करने लगता है। इज़ दैट ओके? अब इससे समझिए स्टेट ऑफ रेस्ट है, देख लीजिए, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया था, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब है कि जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखता है। तो क्या हो गया, मेंटेनिंग प्रीवियस स्टेट, मेंटेनिंग प्रीवियस स्टेट। यही देख लीजिए, बार बार मैंने स्टेट लिखा है, इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया का। आइए देखते हैं इनर्शिया। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ any object due to which it tries to retain its previous state। ठीक है, स्टेट कौन सा है, प्रीवियस स्टेट को मैंने घेर दिया, इट्स प्रीवियस स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज इनर्टनेस। देखिए, इनर्ट वर्ड से ही इनर्शिया बना है। ठीक है, देख लीजिए, इनर्ट यानी जो किसी चीज़ में पार्ट ना लेता हो, बिल्कुल क्या हो, वो उस चीज़ को रिएक्ट ही नहीं करता हो, किसी सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन रखना चाहता हो। ठीक है, इट इज़ इनर्टनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, inertness of any object due to which it maintains its previous state of rest or motion। क्लियर है अब? सो मैंने दो टाइप के अलग अलग डिफिनेशन दे दिए हैं। इनर्टनेस चूँकि इनर्शिया वर्ड है, देयरफॉर इनर्ट वर्ड से ये यूज में लाया गया है। ठीक है, सो इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिटेन, रिटेन मतलब जो पोजीशन पहले है, जो उसकी स्टेटस, जो स्थिति पहले है, उसको वो मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, इट इज़ इनर्टनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट मेंटेन्स इट्स प्रीवियस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सो आप जिस हालत में हैं, वही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोल रहा था कि आप जिस हालत में हैं, इफ़ यू आर एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ़ यू आर इन मोशन रिमेन्स इन मोशन,
और continues to be in motion until and unless external force और unbalanced force is applied upon it। तो वही चीज़ तो यहाँ भी कह रहा है, लेकिन ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये हमारी आम जिंदगी में भी होता है, जिस स्टेट में हम जब तक बने हुए हैं बने रहना चाहते हैं जब तक कि सर्कमस्टांस जो परिस्थिति है वो हमें बदलने के लिए मजबूर ना करती है। मैंने देखा कोई क्लास में टॉप कर गया, अरे मैं भी अगले साल पूरी मेहनत करूँगा, लगन के साथ पढ़ूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो क्या है वहाँ पर, क्या है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांस ने आपको क्या किया, कंपेल किया, मजबूर किया आगे जाने के लिए, इंस्पायर किया आपको, ठीक है। बॉल ले लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड डाल लीजिए, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, बहुत छोटा सा, ठीक है, उसे वहाँ पुट कर दीजिए, और ये जो आपने कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है, और ये क्या है, छोटा सा स्टोन चिप है। अब आप क्या करें, यहाँ से अचानक से ज़ोरदार झटका मारें अपनी उंगलियों से इस पर, यानी फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, अप्लाई द फोर्स। अब क्या होगा, ज़ोरदार झटके के कारण, तेज़ फोर्स के कारण ये स्लाइड करेगा और ये निकल जाएगा ऐसे, और पत्थर का टुकड़ा क्या होगा, पत्थर का टुकड़ा वहीं मेंटेन करने की कोशिश करेगा अपने आप को, और वहाँ से वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे आकर वो गिर जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहा और ये अचानक से मोशन में आ गया, और ये अभी भी अपने आप को रेस्ट में मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर ये क्या है, इनर्शिया का केस है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहना चाहता है, और जिसके कारण ये स्लाइड तो कर गया फोर्स अप्लाई करने के कारण, इस पर फोर्स तो लगा नहीं, और हल्का सा उसने जर्क फील भी किया होगा, तो अभी रेस्ट में बने रहना चाहता है, देयरफॉर वो क्या हो गया, बॉल में नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। अक्सर सर्दियों में आप जो है ब्लैंकेट्स को देखते होंगे, ऐसे पहले उसे हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, क्लिप लगाकर हैंग कर दिया जाता है, और एक कोई स्टिक लेकर इस पर बार बार पीटा जाता है, बीट किया जाता है, किस चीज़ से, स्टिक से इसको बार बार बीट किया जाता है। बीट करने से क्या होता है कि ये मूव करता है, कौन, ब्लैंकेट, बट इसमें जो डस्ट लगा हुआ है या डस्ट इसमें अटा पड़ा हुआ है, वो क्या होता है, इनर्शिया के कारण अपने प्रीवियस स्टेट को, प्रीवियस पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है। तो ब्लैंकेट तो मूव कर जाता है, बट डस्ट धीरे धीरे फॉल डाउन करने लगता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया के कारण वो मूव नहीं कर पाता है और वो अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू कर जाता है ग्रेविटी के कारण, और इस तरह ब्लैंकेट बहुत हद तक साफ हो जाता है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका डिनर टेबल है, ठीक है, और इस पर जो टेबल क्लॉथ आपने बिछाया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने डिनर करने के लिए बहुत सारे बॉल्स वगैरह रखे हुए हैं और प्लेट्स रखा हुआ है, और सभी में खाने के बहुत सारे आइटम्स हैं। अब अगर आप इस टेबल क्लॉथ को पकड़ के, ये जो टेबल क्लॉथ है, ये टेबल क्लॉथ को आप पकड़ के ज़ोरदार तरीके से अगर खींच देते हैं एक झटके से, तो टेबल क्लॉथ पूरा निकल जाएगा, बट ये जितने भी बॉल्स रखे हुए हैं इनर्शिया के कारण इसी टेबल पर बने रह जाएंगे। लेकिन ये काम आप करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये एक्सपर्ट लोग करते हैं, आप करेंगे घर में काफ़ी सारा डांट आप सुन जाएंगे। मान लीजिए एक बस पर आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जर्नी बस पे हो रही है और ये आप बैठे हुए हैं,
ठीक है। और इसमें और भी सारे पैसेंजर्स हैं जो बैठे हुए हैं। ये पहले से मूविंग है, अचानक अगर इसमें ब्रेक लगा दिया गया तो हो सकता है कि आप आगे वाली सीट पर जाकर टकरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगाया गया बस जो है वो स्लो हो गई, लेकिन इनर्शिया के कारण अभी भी आपकी बॉडी मूव कर रही थी, जिसके कारण बस तो स्लो हो गई लेकिन आपकी पूरी बॉडी अभी भी मूविंग है। और यही कारण है कि या तो आप सीट से आगे की तरफ झुक जाते हैं या बहुत तेज़ अगर ब्रेक मारा गया है तो हो सकता है कि आप आगे वाली सीट से जाकर टकरा भी जाएं। चलती हुई कार से कभी भी उतरने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये मूविंग है और अभी मूविंग होने के कारण आप जैसे ही इससे उतरना चाहेंगे, आप अपने पाँव को, फीट को जैसे ही ज़मीन पर डालेंगे, आपकी इंटायर बॉडी क्या थी? मूविंग थी, कार की मूविंग स्पीड के कारण। और जैसे ही आपने अपने लेग्स को, अपने फीट को रोड पे रखा, ज़मीन पे रखा, वहाँ पर आपका जो लेग है या फीट है वो क्या हुआ? रेस्ट में आ गया, लेकिन इंटायर बॉडी अभी भी मूविंग है, क्योंकि आप कार के मोशन के साथ उतरने की कोशिश किए थे और ये मूविंग थी, इसलिए आपका पूरा बॉडी मूव कर रहा था। और क्या हुआ? एज अ रिज़ल्ट या तो आप गिर जाएंगे और या बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है। सो कभी भी चलती हुई किसी भी मूविंग चीज़ से आप ज़बरदस्ती उतरने की कोशिश ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है। मोमेंटम को क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। इसे जनरली पी लेटर से, कैपिटल पी या स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास of any object and the velocity of object। देख लीजिए, मोमेंटम दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो पी लेटर से अगर डिनोट करते हैं तो दिस इज एम इंटू वी। मास की एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई किसकी? यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आइए, मोमेंटम दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। मास पर, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे एक छोटी ट्रॉली जिसका मास 200 kg है, छोटी ट्रॉली जिसका मास 200 kg है, ठीक है, और एक बड़ा ट्रक जिसका मास 2000 kg है। ठीक है। अगर दोनों मूव कर रहा है तो आपको किसे रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? किसे रोकने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 200 kg वाले को या 2000 kg वाले को? ठीक है। जाहिर सी बात है 2000 kg वाले को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा 200 kg वाले के कंपैरिजन में। ठीक है। उसी तरह अगर सेम ट्रक की बात कर ली जाए कि जो 2000 kg का मास लेकर मूव कर रहा है, अगर ये पहले 5 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था
अगर ये पहले 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था और बाद में सेम ट्रक 2000 kg का मास लेकर, लोड लेकर अब ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो वेलोसिटी के हिसाब से आपको कम वाली वेलोसिटी को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा या ज़्यादा वाली वेलोसिटी को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जिसकी वेलोसिटी होगी उसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। मानकर चलिए कि साइकिल से आपका दोस्त तेज़ स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, तो आप अगर उसको अचानक से देख रहे हैं कि बहुत तेज़ जा रहा है तो आप चाहेंगे भी उसे रोकना, तो मान लीजिए उसके साइकिल के पीछे आप हाथ लगाकर खींचना चाहेंगे। मान लीजिए साइकिल से आपका दोस्त बहुत तेज़ स्पीड से निकल रहा है, अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप उसके कैरियर को ऐसे पकड़ के खींचेंगे, बहुत ज़ोर से आपको फोर्स लगाकर रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर वही स्लो मूविंग होगा तो अगर कैरियर पर हल्का सा भी फोर्स लगाकर आप अपनी तरफ खींच लेंगे, फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो ये जल्दी रुक जाएगा। सेम उसी तरह से अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर मास भी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगी। और ऑब्जेक्ट की मास तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकती है, देयरफॉर अगर वेलोसिटी कभी ज़ीरो कर दिए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंटम किन किन दो बातों पर डिपेंड कर रही है, मास पर और वेलोसिटी पर, ठीक है। मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो मोमेंटम उस केस में ज़ीरो हो जाती है। अब आइए ये देखिए 2000 kg का ट्रक और ये 200 kg की ट्रॉली, रोकने में ज़्यादा फोर्स यहाँ लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्लियर है। यानी अगर 2000 kg का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन अगर 200 kg का है तो उसकी इनर्शिया मास के हिसाब से कम है और उसे रोकना आसान होगा। इसलिए इनर्शिया कंप्लीटली किस बात पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इज दैट ओके। ये लेक्चर अब काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फुल्ली डिपेंड करता है लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम पर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।